जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी के लिए मॉडल पर करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और आज का लेवल जो है बिल्कुल आप एग्जाम से पूरा पूरा मैच कर रहा है। समझ लीजिए कि आप एग्जाम में हैं और एग्जाम में आप कितना क्वेश्चन करेंगे इससे पता चल जाएगा। और ऐसा टेस्ट आपको मैं कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है या अदर कोई बुक में भी नहीं मिलने वाला है जिसमें कि आपको पूरा पूरा टेस्ट कर सके। अगर इस टेस्ट में अगर आप 30 प्लस कर लेते हैं तो समझ लीजिए एग्ज़ाम में आप 100% है जो अच्छा आप ज़रूर करोगे। इसलिए इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं। साथ साथ इसके अलावा भी आपको टेस्ट चाहिए तो मैंने इसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस टेस्ट को आप लगा लेंगे और उस टेस्ट में आप 30 प्लस कर लेंगे तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आप 100% पास कर जाएंगे। ये मेरा विश्वास है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया है। तो इस क्लास को आप देख लीजिए लास्ट तक और लास्ट तक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा और आपको ज़रूर है जो आपको टेस्ट अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 24 तीर्थंकर किस धर्म के हैं। जब मैं बात करता हूँ कि 24 तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ तो ये कौन से धर्म में है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है और इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऑप्शन पढ़ लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है जैन धर्म। अब देखिए जैन धर्म में तो पहला क्वेश्चन यही बन ही गया। इसमें आपको पूछ सकता है कि 24 तीर्थंकर में सबसे पहला का नाम पूछ सकता है और सबसे लास्ट का नाम पूछ सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अभी इसका पहला और लास्ट का क्या है। तब तक मैं इसका बता भी दे रहा हूँ अगर इसको नहीं पता रहेगा। देखिए पहला जो इसका तीर्थंकर जो पहला जो है तीर्थंकर जो है उसका नाम था ऋषभ। क्या नाम था? ऋषभ नाम था, नोट बना लीजिएगा आप। और इसका लास्ट का देखिए 2 चीज़ कम से कम तो याद रखना ही चाहिए आपको। लास्ट का जो है ये लॉर्ड महावीर। क्या है? लॉर्ड महावीरा। क्या है? लॉर्ड जिसे महावीर कहते हैं, ठीक है, महावीर कहते हैं। ये लास्ट ये हैं और ये पहला ये है ऋषभ और लास्ट है महावीर जो थे वो थे जैन धर्म के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पता चाहिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, यानी हल्दी घाटी का जो बैटल था, लड़ाई जो था वो कब लड़ा गया था। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है आपका आंसर। तो ये जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग कमेंट में जरूर देते रहना आपका आंसर आपको जो भी लग रहा है और मेरे आंसर से मैच कर लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि 1576 की बात है। ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और ये लड़ा जो गया था ये महाराणा प्रताप, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसमें पहला है महाराणा प्रताप और किसके बीच चला गया था? महाराणा प्रताप और दूसरा इसमें लड़ा गया था मान सिंह के बीच, मान सिंह प्रथम के साथ लड़ा गया था महाराणा प्रताप, ठीक है। और ये क्यों कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? तो आपका मेवाड़ का राणा था, ठीक है। और ये अकबर से संबंधित थे, अकबर वंश से संबंधित थे मानसिंह वन, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के किस राज्य में है? देखिए भारत के किस राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपके सामने में है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, किस में है ये? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। याद कर लीजिएगा नैनीताल में है आपका ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। क्लियर है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उत्तराखंड का, ठीक है। अब उत्तराखंड राजधानी जहाँ पर नाम है वहाँ पर है आपका एक इंडियन सेना का जो है जो क्या है आप मुझे भी कमेंट कर दीजिएगा। मैंने पहले आपको बता रखा है ये चीज़। आगे देख लीजिए सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडा के लिए, भालू के लिए, टाइगर के लिए या फिर हिरन के लिए? टाइगर यानी कि बाघ के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाघ ही है, यानी सुंदरवन जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कब, ठीक है। सुल्तान देखिए कुछ यहाँ मिस्टेक यहाँ हो गया है। सुल्तान अजलान शाह कब का क्या कहा जाता है? सुल्तान अजलान शाह कब जो है ये कौन से खेल से संबंध रखता है? कौन से खेल से संबंधित है ये? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है। फिर से इसका आंसर मैं दे रहा हूँ इसका, तब तक आप भी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कि हॉकी से संबंधित है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कब जो है, अजलान शाह कब जो है ये हॉकी से संबंध रखता है, ठीक है। आगे जाइए।
अगला है अधिकांश जहरीली प्रदूषक पानी, यहाँ पर क्या है, अधिकांश जहरीला प्रदूषक पानी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन जो है जिंक, फॉस्फेट, आर्सेनिक और डिटर्जेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है घरों के रसोई और स्नानागार से निकलने वाले तरल अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? घरों के रसोई और स्नानागार से निकलने वाले तरल अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास है, घरेलू सीवेज या झंझा पानी यानी स्टॉर्म वाटर, या फिर सुलेज जिसे मैला पानी कहा जाता है, और अपशिष्ट या मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, सुलेज कहा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपको थोड़ा लग जाएगा कि हार्ड लेवल का है, क्योंकि आपके बुक से थोड़ा सा जो आप सेट बनाते होंगे, मेनली ज़्यादातर आप सेट ही बनाते हैं, इसका सिलेबस तो बहुत कम पढ़ते हैं आप लोग, इसलिए ये भी आप करके जाना है आपको। ठीक है, करके जाना है आपको, जो कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 100% वो क्वेश्चन करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और कोई बता रहे हैं सेट आपका बहुत हार्ड लेवल का होता है या मीडियम लेवल का होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको पूरा 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन बन गया, 45 क्वेश्चन बन गया, तो क्या आपको लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है ये चीज़, आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, बस आपको पास क्वेश्चन ही मिला नहीं है, इसलिए आप डिफिकल्ट कहते हो। मैंने क्वेश्चन नया कुछ लाया नहीं है मैंने। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो कोई भी टेस्ट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका बन गया वही चीज़ तो आपके लिए आसान है, जिसको नहीं बना उसके लिए डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि 10 क्वेश्चन मैथ का आता है ईजी लेवल का, वो भी 2-3 कर पाते हैं। क्या उसके लिए आप बोलेंगे क्या बहुत आपका टफ लेवल का 10 मैथ ये क्वेश्चन नहीं है? अगर नहीं पता है आपको तभी डिफिकल्ट लगता है, पता होता है तो आप इसे डिफिकल्ट नहीं मानते आप लोग। ठीक है, चलो आगे देख लो क्या है। जब एक सर्किट में कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक में करंट का मान क्या होता है? ठीक है, जब एक सर्किट में कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक का करंट का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, आधा हो जाता है, घट जाता है, या फिर वही रह जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, कि वही रहता है। क्या होता है? कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होता है, रिमेन्स द सेम। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। सेरिब्रम का संबंध किससे है? सेरिब्रम जो है वो हमारे बॉडी पार्ट का ही भाग है, तो कौन से किसी से संबंध रखता है? लीवर से, दिल से, मस्तिष्क या किडनी से? ये रखता है ब्रेन से रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सेरिब्रम। ठीक है, ये ब्रेन का ये पार्ट हमारा है। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ। किस प्रकार के जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? किस प्रकार के मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? क्या परजीवी, स्वपोषी या सैप्रोफाइटिक, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक जो होता है ये क्या होता है? जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक कहते हैं। आप क्या परजीवी के बारे में जानते होंगे, स्वपोषी के बारे में जानते होंगे, और सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? जो मृत जो पदार्थ रहता है, कार्बनिक पदार्थ, खाने पीने का सामान रहे, कोई भी जो खराब हो गया रहता है उससे जो प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक कहते हैं। 10 क्वेश्चन आपके लिए था जीके और जीएस का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और इस तरह का टेस्ट मैंने दिया है, आप 10 टेस्ट उसमें आप लगा सकते हैं वो टेस्ट से आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक आयत की परिधि और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पर आपका परिधि इतना है, आयत की परिधि बोले या फिर परिमाप बोले, बात एक ही है, और इसका दिया गया है चौड़ाई दिया गया है ये, इसका पहले सबसे पहले लंबाई निकालना पड़ेगा। लंबाई निकाल लेंगे, चौड़ाई दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूला लगेगा, एक तो लगेगा आयत का परिधि या परिमाप बोलेंगे। ठीक है, परिधि बोलेंगे या फिर परिमाप। इसका क्या होता है? 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मान लूँगा चौड़ाई, चौड़ाई की मैं क्या मान लूँगा? x मान लूँगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 2 × में x में मान लूँगा, लंबाई मैंने मान लिया, चौड़ाई दिया गया है b, यानी कि दिया गया है 12 मान लूँगा, बराबर में 50।
ये क्या क्या है, 2 × L+B का फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है। 2 से काट दो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी x प्लस में 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब माइनस इस तरफ करोगे, इस तरफ 12 को लाओगे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 25 में कितना 50 है ना, यहाँ पर 50, यहाँ 25 यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 13 हो गया। इसको क्योंकि घटाने पर 13 हो जाएगा, x बराबर में 13 अब यहाँ पर हो गया, यानी x लंबाई मैंने माना था, लंबाई निकल गया आपका, तो लंबाई निकल गया इतना 13 और चौड़ाई निकल गया कितना, तो आपका चौड़ाई दिया 12 दिया गया है, तो लंबाई गुना में चौड़ाई कर दीजिए, ठीक है। 13 और 12 निकल गया आपका। देखिए यहाँ पर 12 36 के साथ में 3 और 12 इकान 12 और 12 के साथ में 3 और 12 12 3 15, 156 हो जाएगा। ऑप्शन किसी में दिया गया, ये किसी में नहीं दिया गया ये। देखिए आप इसको बना लीजिएगा, 156 बना लीजिएगा, ठीक है। 156 आपका आंसर हो जाएगा, किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन देने में मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ऑप्शन को। लेकिन इसका आंसर क्या है, 156 है। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। एक आयताकार खेत की लंबाई और सांस में क्रमशः, देखिए यहाँ पर कुछ भी यहाँ मिस्टेक हो गई, फिर से हो गया यहाँ पर, माफ करिएगा। क्या है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इंक्रीज्ड बाय 15% और 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल द फैक्टर, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए x दिया है 15, अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, तो प्लस 15 हो जाएगा। प्लस में ये भी बढ़ रहा है, चौड़ा भी बढ़ रहा है, तो प्लस 10 करेंगे, गुना में 15 गुना में 10 बटा में 100, 15 10 25 और यहाँ प्लस यहाँ पर है, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर कितना 25, और यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर जीरो कट जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी कि 26.5। देखिए आंसर अगर प्लस में आ जाएगा, आंसर प्लस में भी है, कि क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो कमी हो जाएगा। अभी तो वृद्धि हो जाएगा, तो कितना 26.5, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर साइन को क्या लगाएंगे, तो यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आंसर आपका अगर माइनस में आ जाएगा तो कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में, अगर प्लस में आ जाएगा तो क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। इतना ही है, क्लियर है। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 30% है, यदि छोटी संख्या 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब देख लीजिए क्या है, अब दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 30% है, तो पहले तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या है क्या, बड़ी संख्या क्या है, x है। अब देखिए दोनों का अंतर बोल रहा है ना, देखिए आप अंतर है तो x का बड़ी संख्या का और छोटी संख्या 14 है, छोटी संख्या 14 है, और दोनों का अंतर मैंने कर दिया कितना, तो अंतर जो है बड़ी संख्या का 30% है ना, 30% है, प्रतिशत बटा मैं 100 कर दूंगा मैं, इतना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, ये एक 0 यहाँ बच जाएगा, अब 0 से यहाँ गुना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा ना, ये दोनों में 10x हो जाएगा, माइनस में 14 140 बराबर में ये 3x हो जाएगा। इसको इस तरफ कर लीजिए, इसको इस तरफ कर लीजिए, ये दोनों घट जाएगा ना, यहाँ पर 10 में x में से 3x घट जाएगा तो कितना 7x हो जाएगा, और ये माइनस में इस तरफ किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, 140 हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14 20, x बराबर क्या हो गया 20 हो गया। x क्या माने थे हम लोग, बड़ी संख्या माने थे ना, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर है ना आपका, बढ़िया से आपका बस यहाँ पर संख्या मानना था, और इसको जो क्वेश्चन दिया गया था मैंने उस पर बैठा दिया, दोनों संख्या अंतर बराबर में बड़ी संख्या का 30% मैंने कर दिया। देखिए 30% मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 30 बटा में 100 होता है। क्लियर, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है, यदि 50 संतरे का मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर में है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यदि 50 संतरे का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर में है तो लाभ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर 100% करके जाइएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस पूरे बन रहे हैं आपके, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, रेगुलर पूछ लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मैं मान लेता हूँ कि आप एक संतरा का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 1 रुपया है, यानी कि अब इसको इंग्लिश में समझ लीजिएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य ना, यानी कि 1
एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 1 रुपया है। तो 50 ऑरेंज का कितना हो जाएगा, यानी कि 50 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 50 संतरे का क्रय मूल्य जो है 40 संतरे के विक्रय मूल्य। अब ये समझ लीजिए 40 संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बोलें यानी कि सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, 40 संतरे का विक्रय मूल्य जो है वो 50 रुपया है। क्यों, क्योंकि 50 संतरे का क्रय मूल्य के बराबर में है, यही कह रहा है ना। 50 संतरे का क्रय मूल्य जो है 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर में है। तो 40 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। लेकिन 40 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 40 रुपया रहेगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य तो 1 रुपये के बराबर में है। तो 40 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपया, और 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 रुपया। इससे अब क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा ना। लाभ कितना हो जाएगा, लाभ 50 माइनस 40 यानी कि 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया हो गया ना। अब यहाँ लेकिन पूछ रहा है, लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो प्रतिशत लाभ बराबर में क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो लाभ दिया गया है 10 बटा में क्रय मूल्य दिया गया है 40 गुना में 100। ठीक है, अब काट दे, 4 दहें के 40, 4 से कट जाएगा यहाँ पर, और 4 से काटेंगे 25 यानी कि 25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में जितना समझेंगे उतना ईजी रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऑर्डरली बना सकते हैं। जितना मैंने लिखा है ये क्वेश्चन मन से ही बन सकता था। सोच लीजिए 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य बराबर में है, यानी 40 संतरे का, अगर ये चीज़ मन में सोचूंगा मैं कि 40 संतरे का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 50 रुपया में हो जाएगा, क्योंकि 1 संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपये में मैं मानूंगा मन में। तो 40 संतरे का क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, और 40 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 रुपया और 40 संतरे का क्रय मूल्य कितना, 40 रुपया। लाभ के 10 रुपया हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपया। अब मैं निकाल दूंगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ये मनी में निकल जाएगा ये। लेकिन कब होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि वोटों की संख्या इतना था तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना संख्या मिला। देखिए टोटल वोट इतना था वोट, ठीक है, उसमें से 20% क्या था, अवैध था, और एक जो को क्या मिला था, वैध मतों का इतना मिला। तो दूसरे को वैध मत का कितना है, कितना संख्या मिला। पहले ये देख लीजिए 7500 का कुल वैध मत कितना था, क्योंकि वैध मत का ही पूछ रहा है ना आपको ना। देखिए अवैध मत कितना था, यहाँ 20 था, तो अवैध मत अवैध इतना था, तो वैध कितना था, तो 100 में से घटा दिए 20 को, यानी कि 80% क्या था, वैध मत था ना। तो इसका 80% निकालिए, 80% निकालूंगा तो इतना निकल जाएगा, काट कितना निकल जाएगा। अब ये कितना जो आएगा वो क्या रहेगा, ये आपका रहेगा टोटल वैध मत। अब वैध मत का उसमें से 55% क्या था, टोटल वैध मत कितना था, अब 100%। अब उसमें से 55% क्या था, तो आपका वैध मत था। बच्चे यहीं फंस जाते हैं। अब 55 कर दिया, 80 बचा था, घटा देंगे, यहाँ निकल जाएगा, लेकिन गलत हो जाता है वो चीज़। अब क्या करना है आपको, अब तो मैंने हटा दिया, अब जितना बच गया वो तो 100% रहेगा, कितना 100% रहेगा, वैध मत ही रहेगा। तो कुल वैध मतों का 55% इसको एक को मिल गया, यानी दूसरे को कितना मिलेगा, 55 में घटा दूंगा 45 मिलेगा ना। समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। तो 45% निकाल दूंगा इसका, दूसरे का। इतना ही था बस आपका, इतना को सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। काट दिए आप, कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 कट गया, 1 0 0 कट गया। अब 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 15 पंचे 75, 2 से 15, 2 चौका 4, 15 चौका 60, 60 कर दीजिए, 5 चौका 24, 3 2700 क्या निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको काट लीजिएगा आप खुद से, आप निकाल लीजिएगा। 2700 क्या हो जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत मिला, 2700 मिला। क्लियर यहाँ पर है ना आपका। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है यदि एक निश्चित संख्या का 20% 80 है तो उस संख्या का 30% कितना है। देखिए निश्चित संख्या का, देखिए संख्या कितना मान लो, x मान लूंगा। अब x का 20% कितना है, 80 है। पहले तो इससे आप संख्या निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुना में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 80 100 बटा में 20, 20 चौका 80 यानी कि 400। 400 क्या था, संख्या था ना। अब अगली बार जब भी निकालेंगे तो डायरेक्टली ऐसे कर लीजिएगा। अब 20% इतना दिया है तो 100% कितना होगा, 80 गुना में 100 बटा में 20 काट दीजिए, 20 चौका 80, 400 डायरेक्टली। अब हर बार आप मानना नहीं है आपको,
तो इस ऐसे क्वेश्चन को पता होना चाहिए, इसमें टाइम बिल्कुल लगना ही चाहिए आपका। यह संख्या क्या था, 400 था। अब 400 का 30% निकाल लीजिए, 400 का 30/100 कर दीजिए, 0 0 कर जाएगा, 120 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला दिया गया है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियां 200 है तो छात्रों में तो कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों यानी कि कुल विद्यार्थी कितना है, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए 8:5 दिया गया है ना, यानी कि अगर 13, 8 5 13 होता है ना, 13 में से 8 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। जब 13 है तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर लड़कियां कितना है, 5 है, लड़कियां 5 है तो कुल कितना है, 13 आदमी है। देखिए माफ कीजिए, गलती मैंने कर दिया। लड़कियां 5 जो हैं अनुपात में, तो कितने बराबर में है ये, 200 के बराबर में। कितने बराबर में, 200 बराबर में है। तो यहाँ पर 8 5 13, 13 क्या था, कुल था ना, तो कुल बराबर में कितना, देखिए 5 अनुपात में था, वो किसके बराबर में था, 200 बराबर में। 8 5 13 यानी कुल यहाँ पर हो गया, 13 आदमी से 5 था यहाँ पर, तो 13 जो है कितने बराबर में, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या करेंगे आप, इन दोनों गुना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 200 गुना में 13/5, 5 से काट दिए, 5 का 20, 4 13 का 52, यानी कि 520 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। क्लियर यहाँ पर है, आगे आ जाओ। अगला दिया गया है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, जबकि ए और सी मिलकर 2 घंटे में करते हैं, तो बी के लिए कितना समय लगेगा। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप जैसे बनाना है बना लीजिएगा, लेकिन मैं अलग तरीका बता रहा हूँ आपको, ये तरीका बहुत को पता भी होगा। एक तो देखिए तरीका ये है कि ए और सी का काम दिया गया है, इससे आप ए का काम अलग दिया गया है ना, सी का काम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 में आप 2 कर लीजिएगा ए और सी का काम, उसमें से माइनस कर दिए 1 में 4 का काम कर लीजिएगा, क्योंकि ए का काम 4 घंटे का है। इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका सी का काम निकल जाएगा। अब सी का काम निकल जाएगा उसी तरह से जैसे मैंने इसको किया है, उसमें से आप 1/3 देखिए बी और सी का है, इससे बी का काम निकल जाएगा। 1/3 माइनस कर जितना आएगा उतना कर देंगे आप ये लोग, ठीक है, वही निकल जाएगा। तो यही बात आपको ऐसे निकलना है आपको, लेकिन अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए ए और सी का दोनों मिलके काम 2 घंटे का है ना, ए और सी का दोनों काम, उसमें से एक काम दिया गया है। अब देखिए अब जब सी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए ए और सी का 2 घंटे का है और ए का काम 4 घंटे का, 2 गुना में 4 कर दीजिएगा और 4 - 2 कर दीजिएगा। जब ए का काम निकालना होगा तो 4, अब देखिए 4 दूना में 8/2 हो जाएगा। अब 4 घंटा किसका निकल गया, यानी सी अकेले काम कर सकता है। अब सी का काम निकल गया यहाँ पर इसमें, अब इनमें सी में से अब बी का काम निकाल लीजिए। अब बी का काम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए दोनों मिलकर काम करता था 3 घंटा में, 3 गुना में सी अकेले कितना घंटा में करता, 4 घंटा में करता था ना, 4 कर दीजिएगा, बटा में 4 - 3 कर दीजिए, यानी कि 4 × 12 बटा में 1, यानी कि 12 घंटा। 12 घंटा में कौन कर सकता है, बी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टाइम इतना लगा है, टाइम इतना लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही कम टाइम बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है तो इतना टाइम लगा है आपको। अब बनाने के लिए जैसे बनाना है बना लीजिएगा, वैसे भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक बल्लेबाज 13वें पारी में, 13वें पारी बोले या 13वें मैच में 95 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच अपने औसत रन 4 से बढ़ाता है, औसत 4 बढ़ जाता है उसका। तो 13वें मैच के बाद उसका औसत क्या है, देखिए गौर कर लीजिए, औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। मैं मान लेता हूं कि 12वीं यानी कि 12 पारी में या 12 मैच में, क्या मानूंगा, 12 मैचों में औसत कितना था, मैं मान लेता हूँ x था। तो 12 मैचों में कुल रन कितना था, देख लीजिए 12x हो जाएगा ना, कि औसत दिया है 12 और यहाँ दिया गया है 12 आपका टोटल मैच था, तो टोटल निकालने के लिए 12x कर देंगे। 12 से निकल गया यहाँ पर, अब 12x निकल गया यहाँ पर। अब देख लीजिए 12x प्लस में आप कर लीजिए 95 रन, क्योंकि 13वें पारी में बना दिया ना, तब क्या हो गया, उसमें से औसत कितना निकल गया, 4 बढ़ गया औसत, यानी बटा में कर लीजिए 13, यानी कुल रन 13
उसका औसत निकल जाएगा कितना, पहले था x औसत, अब x में 4 बढ़ गया, इतना हो गया औसत, बटा में 1 कर दीजिए, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, गुना करूँगा 13x हो जाएगा, प्लस में तो जगह 52 हो जाएगा, इसको यहाँ कर लीजिए, 13x प्लस में 52 बराबर में 12x प्लस में 95। अब इसको इस तरफ घटाएंगे ना, x निकल जाएगा, इसको इस तरफ घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 43। यानी पहले औसत कितना था, तो पहले औसत था आपका 12वीं पारी में 43 था, और उसमें 4 रन ठीक कर लिया उसने, 4 रन बढ़ा दिया, औसत कितना हो गया 43 प्लस में 4 कर दीजिए, यानी कि 47 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ब्याज की किस दर पर 2000 रुपये 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाएगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, ये आपका क्वेश्चन है आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज का कि कंपाउंडेड होता है एनुअली, वार्षिक रूप से संयोजित वार्षिक रूप में जोड़ा जाता है। आपको ये नहीं कहता डायरेक्टली आप साधारण ब्याज निकाल लेते, लेकिन इसको आप डायरेक्टली निकालना। आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर में क्या होता है, पी इंटू में 1 प्लस में आर बटा में 100 पार में एन होता है, या फिर टाइम कर लीजिए। अमाउंट कितना दिया है, इतना रुपये हो जाता है ना, यानी मूलधन दिया गया है 28800 बराबर में मूलधन दिया गया है 20,000, और यहाँ पर 1 प्लस में आर आपको पता करना है, आपको बटा में 100 कर लीजिए, पार में 2 कर लीजिए। अब देखिए 2 0 2 कट गए यहाँ पर, अब यहाँ पर कर लीजिए, हम ये भी काट लीजिए, इसको ऐसा भी हो जाएगा 1 प्लस में आर बटा में 100 पार में 2। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए इसको इस तरफ करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 288 बटा में 200 हो जाएगा, इसको इस तरफ करना है तो आपको। तो अब यहाँ पर काट लीजिए, 200 यहाँ पर है तो यहाँ कर जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 144। यानी इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 प्लस में आर बटा में 100 बराबर में 144 बटा में 144 मत करिए, यहाँ पर आप कर लीजिए 12 12 144 बटा में 10 पार में 2 कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर कर लिया, बटा में कर लीजिए इसको काटने पर। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि पार में था ना, ये दोनों कट जाएगा। यानी इसको मैं कर सकता हूँ क्या, 1 प्लस आर बटा में 100 बराबर में 12 बटा में 10 कर दूंगा मैं। अब इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस में आर बराबर में या बटा में 100 बराबर में 12 बटा में 10, 10 दें के 100, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 दें 120, यानी 100 प्लस में आर बराबर में 120, आर बराबर में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर। देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। आपको देखिए जितना मैंने सॉल्व हर बार मैंने काटा है आपको, तो आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको सॉर्ट करके अब 2 2 0 2 कट जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 144 यहाँ हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। मैं मन ही मन कर लूँगा कितनी, 12 का है और 10 का है तो दोनों बार तो हो ही जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, ये दोनों कट जाएगा, यानी इतना कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैं इतना पर आ सकता हूँ, मन ही मन आ सकता हूँ मैं। आप यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है यहाँ पर। अब क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है आपको, और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन आपने करा होगा, नहीं कराया होगा उसका तो आप बना लीजिएगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, फिर बाद में करना। अब यहाँ पर क्या है कि फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि हम लोग फाइल में जो एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, फाइल का एक्सटेंशन जो बनता है उसका यूज़ क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने में है फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का नाम देने के लिए, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम कहीं खो नहीं गया है, या फिर फाइल की पहचान करने के लिए, या फिर फाइल प्रकार की पहचान करने के लिए। देखिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ क्यों किया जाता है, फाइल के प्रकार को पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई दी फाइल टाइप क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के ऑप्शन आपका बहुत ही सिमिलर था आपका, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, आइडेंटिफाई द फाइल, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगे तो यहाँ पर कमेंट कर लीजिएगा, अगर पूछ लीजिए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको कमेंट करना है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है वेब पेज का कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। जब एक वेब पेज बनता है तो उसको वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग किया जाता है, वो किसके हेल्प से यूज़ किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपका सामने में है, देख लीजिएगा। इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। क्या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्लियर यहाँ पर है। तो इसका भी फुल फॉर्म बोलता है हाइपरटेक्स्ट HTML में लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा। इसका HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो याद कर लीजिए एक बाइट में 8 बीट होते हैं, क्लियर। आगे आ जाओ, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए एप्लीकेशन में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखिए ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पर है। इसको वीडियो का जहाँ लगे पॉज करना है पॉज कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इसका अभी मैं आंसर बता, वीडियो पॉज मत करिए, अब बात पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, यानी हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के कार्यों को करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हम लोगों का काम करता है, ये यूज़र का टास्क ये सॉल्व करता है। ये डिफरेंस होता है मेन एप्लीकेशन सब में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, दोनों का डिफरेंस ये होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है। पहला जो है आउटपुट या एल्गोरिथम, गणना या इनपुट, क्या कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर में जो भी डेटा हम लोग डालते हैं उसको क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्लियर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर भी खत्म है। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका है, जो कि इंग्लिश का है। तो 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आता है। 25 क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश वही डिसाइड करता है आपके एग्जाम में क्या होने वाला है। आपको अगर लग रहा है तो आप इंग्लिश का ये जो क्लासेस है, जो कि वीडियो कोर्स जो 1+1 अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया गया है, वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। इसमें कि 90 पैसेज अभी हो चुके हैं और भी हैं, आर्टिकल, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, सायोनिम, एंटोनिम सारे हो गए हैं, जो कि इतना भी कर लेंगे तभी आप पास कर जाएंगे। इसलिए आप क्लास आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, क्लियर यहाँ पर है। अब यहाँ पैसेज आपके सामने में ये रहा, एक बार पैसेज आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है तो ये पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैसेज करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं पैसेज पर लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हिज मेन वेयर किल्ड वेन। देखिए यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट है, उसका जो और भी जो साथी जो थे वो कब मारे गए थे, कब मारे गए थे, ये आपको करना है, आपको ध्यान रखना है। उसकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, आपको पैसेज पढ़ना है, आपको देखना है आपको क्या आंसर उसका हो सकता है। आगे दिया गया है जस्ट बिफोर हिज डेथ स्कॉट, स्कॉट क्या था, यहाँ पर चर्चा यहाँ पर है पैसेज में। अपने मरने से पहले वो क्या कर रहे थे, ये आपको ढूंढना है पैसेज में। पैसेज जब पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह है, तो इसमें आपको पूरा ध्यान रखना होगा, तभी इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जेम्स वाज सैड एंड विदाउट होप बिकॉज ही फियर्ड दैट। अब देखिए जेम्स क्या था, उदास था और अपना आशा पूरा खो दिया था। उसका रीज़न क्या था, किस बात से डर लगता था, किस बात से डर लगता था उसे, जेम्स के बारे में बात चल रही है। तो जेम्स की जहाँ भी चर्चा हो उस पर गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका द वर्ड इम्पेंडिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय। ये वर्ड जो एक यूज़ किया गया पैसेज में इम्पेंडिंग, उसका सिनोनिम क्या है, इसके बदले में मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ये है। अगला क्वेश्चन है ए लेसन दैट इज पैसेज दिस अस इज, यानी कि ये पैसेज पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या हम लोग को इससे सीख मिलता है, ये आपको करना है। जब पैसेज को पूरा एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पैसेज से मुझे हम लोगों को ये सीखता है, हमें अपने लाइफ में ये चीज़ हम लोगों को
एक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए पैसेज पर एक बार। अगर पैसेज को एक बार पढ़ के रोकना है तो उसको रोक के आप वीडियो पैसेज को पढ़ सकते हैं, फिर मैं लाइन बाय लाइन इसको समझा रहा हूँ एक स्टोरी की तरह। अब ये पैसेज करने के बाद हमेशा आपके मन में रहेगा, एक स्टोरी की तरह रहेगा, इसलिए पैसेज को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। ठीक है, आगे क्या किया गया है कि इन ये क्या है 1012 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 1912 है। ठीक है, याद कर लीजिएगा 1912, कहीं हो सकता है आपको एग्जाम में पैसेज में भी क्वेश्चन में भी जीके में आ जाए। ये 1912 की बात है यहाँ पर है। द ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हिज मैन वेयर caught in a fierce blizzard and perished while returning to their base camp after reaching the South Pole। देखिए सेंटेंस लंबा यहाँ पर है, इसको अलग अलग समझिए। ये कब की बात है? 1912 की बात यहाँ पर है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश एक खोजकर्ता थे जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट फाल्कन नाम था, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट नाम था। पैसेज में क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था। उसका जो मेन था, एक क्या था, बर्फीली तूफान में फंस गया और वह सब मारे गए वहाँ पर। ठीक है, ये कब की बात है? जब वो साउथ पोल से रिटर्न आ रहे थे, उत्तरी जो गोलार्ध जो ध्रुव जो था वहाँ से वापस आ रहे थे, अपने कैंप में आ रहे थे। उसी बीच में क्या बर्फीली तूफान में फंस गए और वहीं पर सब मारे गए। ठीक है, आगे है देयर टेंट बरीड अंडर स्नो वाज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग ईयर बाय सर एमएस्ट सैकल्टन। देखिए उसके अगले साल उसके जो टेंट जो था ना वो क्या था? बर्फ में दब चुका था। और ये कब? उसके अगले साल ये ढूंढा गया, किसके द्वारा खोजा गया? ये सर एमएस सैकल्टन के द्वारा ये ढूंढा गया। ठीक है, स्कॉट वाज फाउंड होल्डिंग इन हिज डेड हैंड एन अनफिनिश्ड लेटर एड्रेस्ड टू हिज ऑथर फ्रेंड जेम्स बैरी। देखिए जेम्स के बारे में एक चर्चा यहाँ पर है। देखिए स्कॉट जब वहाँ मिला, उस टेंट में मिला, उसका जो हैंड जो था ना, मरा हुआ था, इंसान मरा हुआ था। ठीक है, उसके हैंड में एक लेटर था। ठीक है, जो अनफिनिश था। अनफिनिश क्या था? लेटर पूरा लिखा नहीं गया था। ठीक है, लेटर लिखना बाकी था। ठीक है, उसे लिखा गया तो उसके हैंड में था, जो कि वो उसका जो एक दोस्त था स्कॉट का, जो रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट था, उसका जेम्स एक का दोस्त था, उसका ऑथर था, उसके लिए लिख रहे थे ये। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ब्लिजर्ड एंड इम्पेंडिंग डूम। देखिए इम्पेंडिंग वर्ड में भी आया था। ठीक है, इम्पेंडिंग डूम मतलब क्या हुआ? आने वाली खतरा। इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है? आने वाला जो कुछ समय रहता है इसमें कि कुछ अनहोनी होना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेंडिंग कहते हैं। डूम मतलब क्या? खतरनाक जो स्थिति आने वाला था वो। तो उस लेटर में क्या लिखे थे? उसके ब्लिजर्ड के बारे में, जो बर्फीली तूफान था उसके बारे में वो डिस्क्राइब किए हुए थे। स्कॉट रोट दैट he and his colleagues were spending the time singing songs and making pleasant conversation। यानी कि जब ये तूफान आया था तो हम लोग क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, बिलो दिस लाइन ही हैड रिटेन इन बोल्ड लेटर वन वर्ड करेज। और जो लिख रहे थे उसके नीचे में बड़े से लेटर में लिखा गया, बोल्ड लेटर में क्या लिखा था? उसने करेज लिख दिया था। करेज यानी कि साहस। अब सोच सकते हैं जब वो उसे पता था कि हम लोग मरने वाले हैं, तब भी उसने क्या वहाँ पर गाना गाया और आपस में बात कर रहे थे, खुशी खुशी बात कर रहे थे और ये लेटर लिख रहे थे। और लास्ट में क्या लिखा था? करेज। ये क्या होता है? साहस होता है। जब उन्हें किसी को पता रहता है कि आगे हमारा मौत है, लेकिन तभी वो क्या खुशी मनाते हैं, अपना नाचते हैं, घूमते हैं। ठीक है, यानी कि बुरा परिस्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं? उस टाइम हम लोग अपने आप को संभाल पाते हैं। ये किसके कारण से? करेज यानी अपने साहस के कारण से। व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड सैकल्टन हैंडेड ओवर द लेटर टू सर जेम्स बैरी। और ये लेटर उसके लिए लिखा गया था। उसने जो सैकल्टन जो था, जो खोज किया था उस टेंट को, उसने लेटर उसको दे दिया, जिसका लेटर था, राइटर जो था उसको दे दिया। हु रीड इट एंड केप्ट इन अ बॉक्स। उसने उस लेटर को पढ़ा, उस बॉक्स में रख दिया। किसने? जेम्स बैरी ने उस लेटर को रख दिया। ए फ्यू ईयर्स लेटर सर जेम्स डेवलप्ड सम डिफेक्ट इन हिज राइट हैंड बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट होल्ड अ पेन। कुछ सालों बाद क्या हुआ? सर जेम्स क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ और अपने दाएं हाथ से वह लिखना बंद हो गया उनका किसी कारण से। ठीक है, उसको पेन तक पकड़ नहीं पाते थे। द ऑथर डिसअपीयर्ड ऑफ एवर बीइंग एबल टू रोट अगेन। अब क्या था? अब वो इस चिंता में थे कि अब मैं कभी भी मैं लिख नहीं पाऊंगा, इस चिंता में थे। क्वेश्चन आपका एक यहाँ से भी आया था।
ठीक है, उसे किस बात का डर था? उसका ये डर था कि मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। वन डे इन अ डिस्पोंडेंट मूड ही टुक आउट स्कॉट्स लेटर एंड रीड इट अगैन। एकदम उदासी मन से, तकलीफ मन से उस लेटर को निकाला, दोबारा पढ़ा उस लेटर को, ठीक है। इट लिफ्टेड हिज स्पिरिट एंड सेट हिम थिंकिंग। उसने क्या किया, एक मन में क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जोश जुनून जग जाता है ना, उसके मन में आया और सोचने लगा ये लेटर पढ़कर। इफ स्कॉट एंड हिज मैन कुड रिमेन चेयरफुल इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ कुड बी टू नॉट लर्न टू फेस एडवर्सिटी ब्रेवरी। मतलब कि अगर वो स्कॉट जो था, उसके जो साथी थे, इसने जब उसको पता था कि हम लोग मरने वाले हैं, तभी उसने क्या बहुत खुशी था, जब बुरा परिस्थिति में भी अपने आप को संभाले रखा था। तो क्यों नहीं ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ ना, उसने ऐसा सोचा। उसने क्या किया, ही पिक्ड अप हिज पेन एंड बिगन प्रैक्टिसिंग राइटिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड। उसका राइट हैंड तो खराब हो चुका था, उसने अब क्या किया, कोशिश किया, उसने अपने बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट किया, कोशिश करना स्टार्ट किया। क्या हुआ, इन अ फ्यू वीक्स ही कुड राइट परफेक्टली वेल विथ इट। अब क्या कर दिया, कुछ हफ्तों के बाद वो बाएं हाथ से लिखना भी सीख गया। यानी उसका एक क्या था, करेज था। अगर उसे ये पता नहीं रहता, अपने दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि साहस से क्या कुछ भी हो सकता है, उसने भी साहस किया और उसने कोशिश किया लिखने का, अपने बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया और बढ़िया से कुछ हफ्तों बाद लिखने लगे। तो कोशिश करने से हर चीज़ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब ये था पैसेज आपके सामने में। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिएगा क्या है। रॉबर्ट फाल्कन एंड स्कॉट हिज मैन एंड हिज मैन किल्ड, कब मारे गए? अब इसका आंसर देख लीजिएगा, जब दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ पोल, जब वो साउथ पोल से वापस आ रहे थे। ये आपको पहले लाइन में दिया गया है, इसे देख लीजिए। कब मारे? आफ्टर रीचिंग द, यानी उससे वापस अपने बेस कैंप में रिटर्निंग हो रहे थे तब। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला दिया गया है, जस्ट बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले स्कॉट ने क्या कर रहे थे? उसका अनफिनिश्ड लेटर था ना, उसके हैंड में लेटर था, यानी वो क्या कर रहे थे, तो वाज राइटिंग द, नहीं वाज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख रहे थे वो, तभी तो उसका जब फिनिश तो उसका हुआ नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे आ जाओ, जेम्स वाज सैड एंड विदाउट होप बिकॉज ही फियर्ड दैट। जेम्स क्या था, बहुत दुखी था और मतलब कोई उम्मीद नहीं था अपने आप में। किस बात का डर था उसे इस बात का डर था कि ही कुड नॉट होल्ड अ पेन, ये भी नहीं, ही वुड नॉट बी एबल टू राइट अगेन, कभी वो लिख नहीं पाएंगे, इस बात से चिंता था, डर था, दुखी था। ऑप्शन नंबर सी क्या उसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, द वर्ड इम्पेंडिंग, मैंने क्या बताया था, आने वाली खतरा जो होती है, ठीक है। अप्रोचिंग, बहुत नज़दीक होता है, अप्रोचिंग इसका आसान कर लीजिएगा। ओवरकमिंग नहीं होगा, वार्निंग नहीं होगा, वेटिंग नहीं होगा। ओवरकम मतलब किसी से उबरना होता है, वार्निंग मतलब क्या होता है, किसी को वार्न करना, वेटिंग मतलब इंतजार करना। अप्रोचिंग क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट आंसर है आपका सिनोनिम में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, ए लेसन दैट दिस पैसेज दिस, इस पैसेज से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि नेवर गिव अप करेज, कभी हम लोगों को साहस नहीं छोड़ना चाहिए, साहस हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साहस करना चाहिए, बुरा परिस्थिति अगर हो तब भी, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला पैसेज भी दिया गया है, और इस पैसेज को मैं क्या करूँगा, अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि इस पैसेज आपका क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस पैसेज को आप एक बार अपने मन से देख लीजिएगा, मैं पैसेज को फिर कभी मैं बता दूंगा आपको, इसका लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगला वीडियो में मैं इसका बना दूंगा, ठीक है। आगे आ जाओ, बस मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, पहला का 31 का, और 32वां का आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ए। क्वेश्चन नंबर 33 का देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, सी। और 34वां क्वेश्चन आपका सामने में दे है, इसका है बी, नोट कर लीजिएगा। और 35 का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। प्रमोट का देखिए, प्रमोट का ये तो समझ लीजिए, प्रमोट का एडजेक्टिव क्या होता है, प्रमोशनल होता है यहाँ पर, ठीक है, बढ़ावा देना इसका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, आपको ब्लैंक में फिल करना है जो वर्ड दिया गया चारों ओर उससे। देखिए इसमें ब्लैंक वाला में प्रीपोजिशन भी आ सकता है, कंजक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक वर्ड भी आ सकता है, जहाँ के वर्ड दिया गया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर द काइट वेयर हाई इन स्काई एंड मोस्ट डिसअपीयर्ड एट टाइम्स। एक काइट जो था, क्या था, काइट क्या है, फ्लू, फ्लाई, फ्लाई, देखिए सेंटेंस किस में है, पास्ट में है ना, डिसअपीयर्ड पास्ट में है, तो पास्ट वाला में क्या आपका ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लू दिया गया, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है, तो यहाँ पर फ्लू हो जाएगा, पास्ट टेंस की ही बात चलेगा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट का बात होगा नहीं,
प्रेजेंट के बाद होगा, प्रेजेंट के बाद होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर कर दीजिएगा, मैंने गलती यहाँ बता दिया था यहाँ पर, ठीक है। आगे देख लो क्या है, आवर फैक्ट्री टर्न्स 2000 न्यू कार्स ए मंथ। अब देखिए हमारी जो फैक्ट्री की क्षमता कितनी है, 2000 कार एक मंथ में तैयार कर सकता है, बना सकता है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑट, अप, एट या फिर विथ आ जाएगा। तो देखिए टर्न्स अप होता है, बनाने की क्षमता रखता है, उत्पादन करता है, टर्न्स अप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है, रीता गीता इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पर इज दिया गया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एज वेल एज आ जाएगा यहाँ पर, देखिए एज वेल एज हो जाएगा, क्योंकि देखिए एज वेल एज से दो सेंटेंस जब जुड़ा होता है तो क्या होता है, पहले सेंटेंस, पहला जो वर्ड होता है सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। एंड यहाँ देंगे नहीं, क्यों, एंड यहाँ रहता है तो आर यहाँ आ जाता है, इसलिए यहाँ पर इज यहाँ पर है तो आपका रीता यानी एज वेल एज ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका PQR से क्वेश्चन दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज़, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ईच और परफेक्टिवली क्या है, दोनों यहाँ पर फिक्स यहाँ पर है, इस बीच में PQRS को आपको मैच करवाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इस इच, इसके बाद क्या, इच इट आएगा नहीं, इच हैड आएगा नहीं, इच पार्ट्स आएगा नहीं, उसके बाद पार्ट्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा सिंगुलर ही आता है, इसके बाद ऑफ ही आएगा, इच ऑफ द मेनी आ जाएगा, यानी एस से स्टार्ट हो जाएगा। तो एस से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, एक ही यही दिया गया है। अब SRQP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SRQP हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस के बाद, इसके बाद ये फिट में नहीं बैठ रहा है आपका, यहाँ से हो रहा है। अब इसके बाद देख लीजिए आप मेरा आंसर ये होगा कि नहीं होगा, एस का मेरा ठीक अगर है तो एस के बाद आर मैच कर जाएगा, क्यू मैच कर जाएगा और पी मैच कर जाएगा। तो एस के बाद आर मैच कर रहा है क्या, ऑफ द मेनी पार्ट्स, मेनी के बाद क्या प्लूरल आ गया ना, मेनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ द मेनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, उसके बाद क्यू है, हैड टू बी टेस्टेड, सभी पार्ट टेस्ट किया जाना चाहिए, टू बी श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, इट वाज वर्किंग परफेक्टिवली, ये पूरी तरह से काम कर रहा है, इस बात का श्योर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए, ठीक है। आगे आ जाओ, फ्रीडम विच द रिच एंड द पुअर वुमेन, देखिए हाँ, फ्रीडम विच के बाद क्या, विच इन द सेंस नहीं ले रहा है यहाँ पर, विच के बाद दैट आएगा नहीं, ये नहीं होगा, विच अ मॉडर्न वुमेन इंजॉय, ये हो जाएगा। देखिए द फ्रीडम विच इज़ द रेस्ट्रिक्टेड काइंड, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि फ्रीडम विच अ मॉडर्न मैन एंजॉय, फ्रीडम के कौन, जो आज कौन एंजॉय कर रहा है, जो आज के मैन जो एंजॉय कर रहा है, यहाँ सेंटेंस में मैच कर रहा हूँ आर से एक ये दिया गया है, एक यही दिया गया है, तो आर के मैं स्टार्ट करूँगा तो ये मैं ले लूँगा, आर के बाद एस लेना पड़ेगा, मॉडर्न मैन एंजॉय इज द रेस्ट्रिक्टेड काइंड, उसके बाद पी इन द सेंस दैट अ वाइड गल्फ सेपरेट्स द रिच एंड पुअर मैन, देखिए सेपरेट अगर आ गया, सेपरेट किसको कर रहा है, रिच को और पुअर को अलग कर रहा है, तो ये तो क्यू मेरा यहीं पर आ जाएगा, यानी कि आर एस के मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, देखिए आर एस पी क्यू पूरा मेरा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, समझना, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या दिया गया है, ए स्टडी फ्यूचर सक्सेस, यहाँ भी सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ भी एक दिया गया तो सेंटेंस फिक्स यहाँ पर है, क्या आ जाएगा, स्टडी सक्सेस इंक्रीज, देखिए स्टडी के बाद सक्सेस आएगा नहीं यहाँ पर, लेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई वर्ड मुझे लेना पड़ेगा, कुछ और वर्ड मुझे लेना पड़ेगा तभी आएगा, तो पी वाला मैच करेगा नहीं, तो पी वाला सेंटेंस ये कट जाएगा आपका। स्टडी कंक्लूड्स दैट, ये स्टडी कंक्लूड ये बताता है, कंक्लूड पूरा मैच कर रहा है, स्टडी के बाद एंड आएगा नहीं, कमेंट आएगा नहीं, सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है कि क्यू से, क्यू वाला दिया गया, बस एक ही दिया गया यहाँ पर। अब क्यू वाला एक ही दिया गया तो क्यू के बाद पी एस आर में मैच करना चाहिए मेरा। देखिए द ए स्टडी कंक्लूड्स दैट सक्सेस इंक्रीज, ऐसा है, इंक्रीज कमिटमेंट ऑफ द फ्यूचर टास्क, यानी सक्सेस क्या इंक्रीज करता है, फ्यूचर का टास्क हमारा जो है ये कमिटमेंट ये पूरा करता है, ये बढ़ाता है इसको। उसके बाद क्या दिया गया है, आ दिया गया है, एंड चांसेस फॉर फ्यूचर सक्सेस, किस चीज़ का आंसर आ सकता है जो फ्यूचर में हम लोग सक्सेस कर जाएंगे। आर के बाद मेरा ये सेंटेंस मैच कर रहा है मेरा, यानी कि मेरा क्यू जो है, ऑप्शन में बी जो है मेरा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट यहाँ पर है, ठीक है।
आगे आ जाओ, आगे दिया गया है आर्टिकल को चुनना है यहाँ पर। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, क्या आ जाएगा, मेड ऑफ, यहाँ पर देखिए बहुत जगह द मिल जाएगा लेकिन द नहीं करेंगे, मेड ऑफ नो आर्टिकल, मेड ऑफ वुड डायरेक्टली कर लीजिएगा। द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पर नो आर्टिकल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत जगह आपको द देखने के लिए मिल जाएगा, द वुड आ जाएगा लेकिन वुड मत करिएगा, द नहीं करिएगा, आपका ए कर डी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आई होप टू रिच चेन्नई इन एन आर, क्या जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कितना देर में, 1 घंटे में। एन यहाँ पर लगता है, एन आर होता है, देखिए HOUR है आपका, एच क्या है आपका एक कॉन्सोनेंट यहाँ पर, लेकिन साउंड कैसा आता है यहाँ पर, साइलेंट यहाँ पर है, वॉवल साउंड यहाँ पर आता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होता है यहाँ पर आर से पहले। आगे आ जाओ। देयर इज ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, देयर इज अ ब्लैक बोर्ड, क्या देयर इज अ ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पार्टिकुलर बोर्ड की बात चल रही है, यहाँ पर एक बोर्ड की बात चल रही है, कॉमन एक बोर्ड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, वही आप पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या पर यहाँ पर है, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलेगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड्स दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर है स्टार्ट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या है, द एब, इसमें भी आपको पता करना है एरर, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नो अंडरस्टूड नो। अब देखिए ज्वार भाटा जो होता है ना, वो ना देखिए ज्वार भाटा एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेंटेंस क्या है, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है ना, वैसे एब एंड दिया, ज्वार और भाटा सिंगुलर बना गया है यहाँ पर, अलग नहीं यहाँ पर है। यहाँ टाइट से मत कर दीजिएगा, यहाँ पर सेंटेंस आपका यहाँ है सब्जेक्ट आपका एब एंड फ्लो, ज्वार एंड भाटा, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। पार्ट नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि पार्ट नंबर बी में आपका एरर है। आगे दिया गया है, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे नो एरर, ही एट नथिंग, उसने क्या कल से कुछ नहीं खाया। अब यहाँ पर क्या ही एट सिंस यूज कर दिया गया ना, सिंस क्या V2 में, यानी कि पास्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर सिंस यहाँ यूज़ कर दिया गया है, गौर कर लीजिए, यहाँ पर जब सिंस का यूज़ कर दिया गया है तो यहाँ पर आपका एट का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप गौर से देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ जो हो जाएगा यहाँ पर ये कि यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, यहाँ पर ही के दिया गया हैज़ ईटेन, ये हो जाएगा ही हैज़ ईटेन हो जाएगा, एट नहीं आएगा, तो फिर सेंस ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंस का यूज़ कब करते हैं, यहाँ प्रेजेंट में या पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट प्लस में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए आगे आ जाओ, आपको सिनोनिम पता करना है इसका, एस्ट्रिंजेंट का। एस्ट्रिंजेंट का सिनोनिम क्या है कि 4 वर्ड यहाँ दिया गया है। तो क्या होता है एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, कठोर सजा होता है, बहुत हार्ड, जो नियम के विरुद्ध होता है, जो कठोर से हम लोग कठोर सजा दिया गया है, एस्ट्रिंजेंट ये होता है। इसका सिनोनिम में हो जाएगा रिग्रेस हो जाएगा, रिग्रेस का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए श्रील मतलब क्या होता है, बहुत जोर की आवाज़ होती है, तेज़ आवाज़ होता है, जब हम लोग कान फाड़ देता है हम लोग ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो श्रील उसके कहते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया गया है, ये क्या होता है, असामान्य होता है, अलग अलग होता है, जो ना जो समान रहता है उसे असामान्य कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये दिया गया है बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम पता करने के लिए कह रहा है अलर्ट का, अलर्ट में सावधान होता है, तो वॉचफुल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला वर्ड है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट का एंटोनिम पता करना है, अपोजिट वर्ड पता करना है, देख लीजिए। अब देखिए रेटिसेंट मतलब होता है क्या, रेटिसेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत कम बोलता है, किसी विषय पर बहुत कम बोलता है, इसे रेटिसेंट कहा जाता है। इसका एंटोनिम में क्या, बहुत बातूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कम्युनिकेट बहुत बातूनी, बातूनी बहुत बात करने वाला ये होता है, बहुत बातूनी होता है। अब देखिए यहाँ कोटिस मतलब क्या होता है, शिष्ट होता है, विनम्र होता है। डेवलप मतलब क्या होता है, विकसित होता है। फॉरवर्ड मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है, आगे की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था।
तो 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको यहाँ पर। 50 क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे कमेंट के बता दीजिएगा। और टेस्ट आपका पूरा 100% इस टेस्ट में हो जाएगा आपका, आप कितने पाने में हो, इसको जरूर आप समझना आप लोग, ठीक है। टेस्ट को जरूर लगाओ। साथ साथ आप इसके अलावा आप इंग्लिश का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आर्मी क्लर्क के लिए बना दिया गया है। इसका फीस जो है मात्र अभी 500 है। ज्वाइन करने के लिए आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, या फिर आप मुझे 9102195290 पर पेमेंट भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा आपके फ़ोन में। बस आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पेमेंट करने के जैसा भी करना चाहो आप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, सभी इस नंबर पे है। साथ इसके अलावा में मॉडल पेपर भी ले सकते हो, इंग्लिश का ई बुक ले सकते हो, कंप्यूटर का भी, जीके का भी आप ले सकते हो। इतना है आर्मी क्लर्क के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ई बुक है। और क्लासेस जो है बहुत स्पेशल क्लास है आपको आर्मी क्लर्क के लिए। इस क्लास को भी आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।